हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट के अलग अलग मल्टीपल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है, इसके अलग ही कारण है। क्योंकि इंडिया में क्या था, ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल होने के वजह से ब्रिटेन में भी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसी से अवेयर थे हमारे जो पॉलिटिशियन थे, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अवेयर थे। तो इसी को इन्होंने फिर कंटिन्यू रखा। और भी कई कारण है जिसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बहुत सारे कारण है इसको अडॉप्ट करने के। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जिसको हम डी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको डी जूरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मेनली इसको क्या बोला जाता है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब लेजिस्लेटिव भी काम किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम किया जाता है। तो ये क्या है, एक सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है। इंडिया में जो पार्लियामेंट है, ये एक सेंट्रल पोजीशन को होल्ड करता है। इसके मल्टीपल रोल है, जिसको अभी हम वन बाय वन समझेंगे भी। और इसमें वेराइटी ऑफ फंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर को होल्ड करता है। कौन, ये पार्लियामेंट। तो अभी हम समझेंगे ये जो पार्लियामेंट है, इसके क्या क्या पावर है और क्या क्या फंक्शन है, जिसमें हम लेजिस्लेटिव पावर को समझेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव क्या क्या पावर है, फाइनेंशियल क्या पावर और फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड फंक्शन, जुडिशियल पावर, जुडिशियल में क्या क्या पावर होते हैं पार्लियामेंट के, देन इलेक्ट्रोल पावर देखेंगे एंड कुछ और अदर पावर देखेंगे पार्लियामेंट के। तो अभी हम वन बाय वन इन सभी को हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो देखिए जो पार्लियामेंट है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, लॉ बनाना, कानून बनाना एक मेन इसका फंक्शन है पार्लियामेंट का। कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, जैसे कि कौन से लॉ के ऊपर में या कौन से सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है, जिसमें मेनली 98 सब्जेक्ट है। प्रीवियसली कितने सब्जेक्ट थे यहाँ पे, 97 सब्जेक्ट थे। तो इसके ऊपर कानून बनाने का जो एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है, एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ एंड सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है। और रेसिडुअली सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होते हैं, जो तीनों लिस्ट में नहीं है। अब हमें पता है कि जो सेवंथ शेड्यूल है, सॉरी, जो सेवंथ शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नथिंग बट द मतलब पार्लियामेंट कानून बनाता है यूनियन लिस्ट के ऊपर। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर में दोनों मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में या ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट पे नहीं लिखा गया है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर में जो कानून बनाने का जो अधिकार है, दैट इज नथिंग बट द रेसिडुअली सब्जेक्ट। और वो किसका पावर है, वो है पार्लियामेंट का पावर है। फ्यूचर में ऐसा कोई ऐसे सब्जेक्ट आ जाता है जो हम अभी अवेयर नहीं है, लेकिन वो अगर आ जाता है तो उसके ऊपर कानून बनाने का जो पावर है, वो किसका है, पार्लियामेंट का है। और उस सब्जेक्ट को बोला जाता है रेसिडुअली सब्जेक्ट। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो ओवरराइडिंग पावर है वो किसको दिया गया है, पार्लियामेंट के पास दिया है। ओवरराइडिंग का पावर मतलब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ का सब्जेक्ट है। अब हेल्थ का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट भी कानून बना सकता है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है। तो इस केस में क्या होगा, कोई ऐसा इश्यू आ जाता है जो दोनों का सेम सेम आ जाता है, मतलब दोनों दोनों एक पॉइंट पे सेम कानून बनाते हैं। तो इस केस में जो ओवरराइडिंग पावर है, मतलब किसका कानून माना जाएगा, पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा। और ये किसको ओवरराइड करेगा, स्टेट के कानून को ओवरराइड करेगा पार्लियामेंट। तो इसी को ओवरराइडिंग पावर बोला जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो 52 सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर जो है, क्योंकि कानून बनाने का दोनों के पास पावर है, लेकिन ओवरराइडिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसपे जो पार्लियामेंट है, ये स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। तो सबसे पहला, जब राज्यसभा ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करे, तो फिर इस केस में जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। या नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो चुकी है, तो इस केस में भी जो पार्लियामेंट है, ये क्या करता है, स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर पे कानून बनाते हैं। या कोई जॉइंट रिक्वेस्ट करता है, दो या दो से अधिक स्टेट जॉइंट रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस केस में भी पार्लियामेंट क्या करता है,
उसके ऊपर उस जॉइंट रिक्वेस्ट के बेस पे कानून बनाता है, या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, या कोई कन्वेंशन है जिसको इफेक्ट में लाना है, तो इस केस में भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाता है, मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाता है। मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो इस केस में भी पार्लियामेंट क्या करता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर में कानून बनाता है। तो ये मेनली कंडीशन है जिसको बेस रखते हुए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाता है। अब हम समझेंगे ऑर्डिनेंस। हमें पता है कि ऑर्डिनेंस कब आता है, रेसेस के समय आता है। रेसेस क्या होता है, रेसेस होता है दो सेशन के बीच की गैप। मान लीजिए कोई बजट सेशन और उसके बाद देखिए हमें पता है कि हमारे यहाँ पे तीन सेशन होते हैं, ठीक है, समर, विंटर एंड बजट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रेसेस का मतलब क्या हुआ, मेनली दो सेशन के बीच का जो टाइम गैप होता है, मतलब जो पीरियड होता है दो सेशन के बीच में, उसको रेसेस बोला जाता है। तो जब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है थ्रू ऑर्डिनेंस कानून बनाता है। तो जब कानून बनाता है तो उसको अप्रूव भी कराना होता है विद इन 6 वीक। जब जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो उसके 6 वीक में उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर अप्रूवल नहीं लिया जाता है 6 वीक के दौरान, 6 वीक में, तो फिर ये इनऑपरेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको अप्रूव कराना बहुत ज़रूरी होता है, पार्लियामेंट से अप्रूव कराना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, एक लेजिस्लेटिव पावर हो गया पार्लियामेंट का। देन पार्लियामेंट मेनली क्या करता है, एक स्केलेटन फॉर्म ऑफ लॉ बनाता है। मतलब जो लॉ बनाता है, एक एक कंप्लीट लॉ नहीं बनाता है, एक क्या करता है, एक स्केलेटन, मतलब ओवर ओवर एक स्केच टाइप बना लेता है, लेकिन उसको प्रॉपर एक डिटेल रूल को, जो स्केलेटन उन्होंने बनाया है लॉ का, ठीक है, एक ओवरव्यू जो उन्होंने दिया है, उसको डिटेल में उसको बनाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। उसके ऊपर जो भी रूल्स और रेगुलेशन लाना है, तो ये सभी डिटेल उसको फॉर्म लाना है, उस कानून को एक डिटेल फॉर्म में लेके आना है, तो काम है एग्जीक्यूटिव का। तो जो पार्लियामेंट है ये एक ओवरव्यू देता है, फिर उसको डिटेल में एग्जीक्यूटिव रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, एक डेलीगेटेड एग्जीक्यूटिव एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। अब हम समझेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। अभी हमने लेजिस्लेटिव पावर देखा, अभी हम समझेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। कानून बनाने का पावर देख लिया हमने, अभी उसको इनैक्ट करने का पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट पे, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी या जो भी एग्जीक्यूटिव का एक्ट होगा, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा टू द लोकसभा इन जनरल पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखता है। अब किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखता है, क्वेश्चन आवर्स होता है, हमने देखा, ठीक है, कि क्वेश्चन आवर्स होता है 11 से 12, फिर 12 से 1 में 0 आवर्स होता है। इस तरह से क्वेश्चन आवर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन 0 आवर्स होता है। देन हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। ये सब क्या है, डिवाइसेस है जिसके आधार पे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, एडजॉर्निंग मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये सभी को हमने डिटेल में पिछले वीडियो में देख लिए, ठीक है। देन अब देखो ये हो गया किस तरह से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर में कंट्रोल करता है और किस तरह से सुपरवाइज करता है। जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को किस तरह से सुपरवाइज करता है, थ्रू द कमिटीज। अलग अलग कमिटीज है, जैसे कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, कमिटी ऑन पेटिशन। इस तरह से अलग अलग कमिटीज है जिसके बेस पे जो पार्लियामेंट है ये सुपरवाइज करता है एग्जीक्यूटिव को। और कंट्रोल ये सभी क्वेश्चन आवर्स एंड मोशन के जरिए जो जो लेजिस्लेचर है, मेनली पार्लियामेंट जो है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, पार्लियामेंट के पावर है और कुछ फंक्शंस है। और क्या क्या है, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, पर्टिकुलरली लोकसभा। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली लोकसभा का मतलब क्या है, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको रेजिग्नेशन देना होता है। तो लोकसभा जो है अपने अपने को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, थ्रू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किस तरह से एक्सप्रेस करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर में कॉन्फिडेंस बहुत कम है, कौन से बेस पे कर सकता है, जैसे कि मोशन ऑफ थैंक्स को पास नहीं करेगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि
जो लोकसभा है उसका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में। ये मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है? मोशन ऑफ थैंक्स होता है जब नया गवर्नमेंट आता है उस समय में। देन जो मनी बिल है उसको रिजेक्ट करके भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो लोकसभा है ये एक्सप्रेस करता है अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टूवर्ड द गवर्नमेंट, या पासिंग द सेंसर मोशन या एडजॉर्नमेंट मोशन, देन या डिफीटिंग गवर्नमेंट इन वाइटल इश्यूज के ऊपर, देन पासिंग कट मोशन। जब बजट आता है तो कट मोशन पास करके भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर में। तो ये क्या है? मेनली ये है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम समझेंगे फाइनेंशियल क्या क्या पावर है और फंक्शन है पार्लियामेंट के। तो हमें पता है कि कोई भी टैक्स उसको लगाया नहीं जा सकता है, या कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, या कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एक्सेप्ट अथॉरिटी और अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। बिना अथॉरिटी और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से कोई भी टैक्स को लगाया नहीं जा सकता है, कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिना अथॉरिटी के और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से। तो इसलिए बजट को इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में। देन ओनली जो ये सभी चीज़ें हैं ये लीगलाइज हो जाती है। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो लीगलाइज करना है, मतलब कितना रिसीव और कितना एक्सपेंडिचर, ये सभी गवर्नमेंट का, ये कब लीगलाइज होता है? जब बजट को इनेक्ट किया जाता है, बजट को पास किया जाता है, तभी तभी जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो एक्सपेंड कर सकता है और अपना जो भी टैक्स है उसको कलेक्ट कर सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। पार्लियामेंट जो है स्क्रूटिनाइज करती है गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है। जब गवर्नमेंट जब जब पार्लियामेंट बजट पास करता है उसके बाद फिर जो भी बजट के दौरान जो भी पैसा दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को खर्च करने के लिए, उसके ऊपर स्क्रूटिनाइज भी किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब किस तरह से अलग अलग फाइनेंशियल कमिटीज़ है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सभी को हम डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये तरीके जिसके आधार पे जो पार्लियामेंट है अपना एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूट करती है फाइनेंशियल पावर को। देन पार्लियामेंट्री कंट्रोल किस तरह से होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर? अब देखो, जब बजटरी कंट्रोल होता है, बिफोर अप्रोप्रिएशन लॉ कट मोशन करते हैं, और भी कई तरीके जिसके आधार पे वाइल मूविंग द बजट अपना जो कंट्रोल है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखते हैं पार्लियामेंट। और बजट के बाद में अप्रोप्रिएशन जब बिल पास हो जाता है उसके बाद फाइनेंस कमेटी जो होती है उसके बेस पे जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर पे कंट्रोल करता है बजट के पहले और बजट के बाद में। तो अब देखो, अब हम दो टर्म्स यहाँ पे समझेंगे, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है और मार्च रश क्या होता है। देखिए, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है? देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में जब जब बजट पास हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव को पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी के ऊपर में कोई अमाउंट सैंक्शन किया गया है और वो खर्च नहीं होता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसको रिटर्न किया जाता है, उस पैसे को रिटर्न किया जाता है और ये चला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, जो भी पैसा स्पेंड नहीं किया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसी को मेनली क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रूल ऑफ लैप्स बोला जाता है। मार्च रश क्या है? तो इसलिए क्या किया जाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है मार्च में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 मंथ में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो इसी को मार्च रश बोलते हैं। लैप्स के चक्कर में ये क्या करते हैं, पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको मार्च रश बोलते हैं। रूल ऑफ लैप्स क्या है? अगर पैसा खर्च नहीं होता है, जो भी पैसा ऑथराइज किया गया है उतना पैसा अगर खर्च नहीं होता है किसी भी पॉलिसी या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसको फिर रिटर्न किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और इसीलिए क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे मेनली फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या क्या है और इनके फंक्शन क्या है पार्लियामेंट के। तो देखिए, हमें पता है कि पार्लियामेंट को अमेंड करने का पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इसका एक्सक्लूसिव पावर है। वैसे तो जो मेजर पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए अमेंड किया जाता है। हमें पता है स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है,
ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि टोटल जो मेजोरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, ठीक है, ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द ईच हाउस, ये बहुत जरूरी है स्पेशल मेजोरिटी। देन सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, हाफ हाफ ऑफ द मेंबर, ठीक है, एंड स्पेशल मेजोरिटी जो कि हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ प्रोविज़न है जिसके आधार पे जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। देखिए पार्लियामेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, हमें पता ही है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पार्लियामेंट को अमेंड करने का, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई भी पावर नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव, जैसे किसी किसी स्टेट में बाई कैमरलिज्म होता है, मतलब दो सदन होते हैं, एक एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर किसी स्टेट को अपने यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो उसको क्रिएशन बनाना और एबॉलिश करने के लिए स्टेट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लेजिस्लेटिव को बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इज गिवन इन द केशवानंद भारती केस इन द ईयर 1973, और इसको रीअफर्म किया गया था मिनर्वा मिल केस में 1980 में। तो इस तरह से ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर है पार्लियामेंट के, किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, ये हमने देखा। अब समझिए हम जुडिशरी पावर क्या है। तो हमें पता है कि जो पार्लियामेंट होता है वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। देन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट, रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, जैसे कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, देन कैग हो गया, इनको अगर अपने ऑफिस से रिमूव करना है तो फिर पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है। या पनिश करना है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या आउटसाइडर कोई, अगर वो ब्रीच ऑफ उनके प्रिविलेज या कोई कंटेम्प कर देते पार्लियामेंट के किसी लॉ को, तो इस केस में पनिश करने का भी पावर किसको है, पार्लियामेंट को। तो इसी को मेनली जुडिशियली पावर बोला जाता है पार्लियामेंट का। अब हम समझेंगे इलेक्टोरल पावर क्या है और फंक्शन क्या है। तो जो पार्लियामेंट है वो अलग अलग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, जो लोकसभा का जो स्पीकर इलेक्ट होता है, या डिप्टी स्पीकर, इसमें भी जो लोकसभा है मेनली पर्टिकुलरली यही इन्वॉल्व होता है। राज्यसभा क्या करता है, डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करता है। तो ये क्या है, इलेक्टोरल पावर है। देन पार्लियामेंट ऑथराइज करता है लॉ बनाने के लिए और रेगुलेशन के लिए, किस तरह से इलेक्शन किया जाएगा प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, या दोनों हाउस पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाएगा, वाइल वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा। इस रिलेटेड जो कानून है कि इलेक्शन किस तरह से होगा, तो रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन के प्रोविज़न को, तो इस रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाएगा, तो ये पावर किसका है, पार्लियामेंट का है। देन पार्लियामेंट क्या, इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 पास किया है, और एक प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, और बाद में 1951 में और एक सेम एक्ट लेके आए। इस तरह से मेनली इलेक्ट्रोल पावर हो गया ये पार्लियामेंट का। इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या पावर होता है, एक तो ये इलेक्ट करते, लॉ बनाते इलेक्शन से रिलेटेड, और उसी को ध्यान में रखते ये दोनों कानून इन्होंने बनाया। और क्या क्या अदर पावर होते हैं पार्लियामेंट के, देखिए पार्लियामेंट क्या एक हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है। हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो भी इश्यू होते हैं उसको यहाँ पे डेलिबरेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ जो तीनों इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, ये सभी को अप्रूवल देता है। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, हमने देखा है अभी कि जिस स्टेट में बाई कैमरलिज्म है अगर है तो उसको एबॉलिश करने का पावर या किसी और नए स्टेट में क्रिएट करने का पावर किसका है, ये पार्लियामेंट का है। सिर्फ पार्लियामेंट का पावर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का।
यहाँ पे स्टेट का क्या रोल है, सिर्फ वो रिकमेंड कर सकती है पार्लियामेंट को। देन इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, अल्टर बाउंड्रीज एंड किसी स्टेट का नाम चेंज करना है जो कि इंडियन यूनियन में आते हैं, तो ये काम किसका है, ये पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, उसके नाम को अल्टर भी कर सकता है। तो ये सभी पावर है पार्लियामेंट के। साथ ही साथ रेगुलेट कर सकता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन है या जुरिडिक्शन है उसको रेगुलेट कर सकता है। साथ ही साथ एक कॉमन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकता है दो या दो से अधिक स्टेट के लिए। तो ये कुछ पावर है पार्लियामेंट के। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो भी पार्लियामेंट के अलग अलग पावर है, मेनली कौन से पावर, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, देन एग्जीक्यूटिव पावर, एक लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, देन फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या पावर और फंक्शन है, जुडिशरी, इलेक्ट्रोल और कुछ अदर क्या क्या पावर हो सकते हैं, ये भी सभी हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इन इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, क्या क्या कारण है, ठीक है, जिसके मतलब उसके बेस पे मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन इफेक्टिवनेस of the parliamentary control over the executive. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.